मॉस्को को दिमित्री की झूठी रिपोर्ट मिली। तेल एक मृग तृष्णा था, मिशन एक डेड एंड। दुनिया ने राहत की सांस ली। विरोध प्रदर्शन फीके पड़ गए, प्रतिबंध हटा दिए गए, संकट खत्म होता दिख रहा था। लेकिन खुफिया एजेंसियों को संदेह था, क्या यह सच्चाई थी या एक चालाक धोखा। अंटार्कटिका एक असहज चुप्पी में लौट आया। उसका रहस्य दफन था, लेकिन भुलाया नहीं गया था। अन्य घर लौट आई, सच्चाई के बोझ से दबी हुई। दिमित्री का भाग्य अनिश्चित था, लेकिन उसका विवेक साफ था। अंटार्कटिक तेल का प्रलोभन बना रहा। भविष्य के संकट के लिए एक भरी हुई बंदूक। ऊर्जा के लिए दुनिया की भूख नहीं बदली थी। सवाल बना रहा, क्या उन्होंने दुनिया को बचाया था या केवल अनिवार्य को टाला था। कहानी सिर्फ तेल के बारे में नहीं थी, बल्कि मानवता के संघर्ष के बारे में थी, इच्छा और अस्तित्व के बीच। क्या हम आखिरी जंगली जगह की रक्षा करेंगे या प्रलोभन के आगे झुकेंगे। जवाब बर्फ में जमा हुआ है, हमारे फैसले का इंतजार कर रहा है। सफाई गंभीर थी। दिमित्री अपराध बोध से ग्रस्त बर्फ को संसाधन के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में देखा। उसने अन्य को भरोसा दिलाया, अपनी गलती और उनके कार्यों के बोझ को स्वीकार किया। एक गुप्त खुफिया ब्रीफ में पता चला कि दुनिया तेल को लेकर युद्ध की तैयारी कर रही थी। दिमित्री ने एक विकल्प चुना। वह डेटा को नष्ट कर देगा, दुनिया को खुद से बचाने के लिए सच्चाई को दफन कर देगा। अन्य की मदद से उसने फाइलों को भ्रष्ट कर दिया और एक रिपोर्ट गढ़ी जिसमें दिखाया गया कि तेल एक मृग तृष्णा था। यह विश्वासघात का एक कार्य था और विवेक का भी। असली खोज मिटा दी गई, डिजिटल बर्फ के नीचे छिपा दी गई। दिमित्री ने एक उच्च उद्देश्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। राज अभी के लिए बना रहेगा। कभी कभी सबसे बड़ा कार्य संयम होता है। दबाव में दिमित्री ने तेजी से ड्रिलिंग का आदेश दिया, अन्य की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए। आपदा आ गई। एक ब्लोआउट से तेल बर्फ पर फैल गया। टीम ने इसे रोकने के लिए बेताब होकर लड़ाई लड़ी। आखिरकार कुएं को सील कर दिया। बर्फ पर काला धब्बा एक गंभीर चेतावनी थी। दुस्वप्न वास्तविक था। घटना को दबा दिया गया, लेकिन दिमित्री बदल गया था। उसने जीत नहीं, बल्कि एक भयानक शगुन देखा। बर्फ नाजुक थी, जोखिम बहुत बड़ा था। लगभग आपदा ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया और एक हिसाब करने पर मजबूर किया। तेल के लिए दुनिया की भूख ने लगभग तबाही मचा दी थी। दिमित्री को अपनी खोज की असली कीमत का एहसास हुआ। अथाह ने वापस घूर लिया था। संयुक्त राष्ट्र संकट में जुट गया। रूस ने अपने कार्यों का विज्ञान के रूप में बचाव किया। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने शोषण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। पर्दे के पीछे राष्ट्रों ने साजिश रची। अमेरिका ने आकस्मिकताओं की तैयारी की। चीन ने हिस्सेदारी के लिए बातचीत की। भारत ने अंटार्कटिका को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रबंधित एक वैश्विक विरासत ट्रस्ट के रूप में प्रस्तावित किया। दुनिया टूट गई। प्रतिबंध वीटो और गठबंधन बने और टूटे। कोई आम सहमति नहीं बनी। अंटार्कटिका का भाग्य अधर में लटक गया था। सार्वजनिक रूप से नेताओं ने दिखावा किया। निजी तौर पर उन्होंने लाभ के लिए पैंतरेबाजी की। राजनयिक नृत्य चकरा देने वाला था। दांव अभूतपूर्व थे। दुनिया का आखिरी जंगल शक्ति और सिद्धांत के लिए एक मंच बन गया। दुनिया में बहस छिड़ गई। शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें अंटार्कटिका को अछूता रखने की मांग की गई। मीडिया बंट गया। कुछ ने तेल को मुक्ति बताया, अन्य ने आपदा की चेतावनी दी। पर्यावरणविदों ने इसे गृह का आत्मघाती बताया। उद्योग ने समृद्धि का वादा किया। वैज्ञानिकों ने ड्रिलिंग शुरू होने पर अपरिवर्तनीय तबाही की चेतावनी दी। जनता बंटी हुई थी। सस्ती ऊर्जा या जलवायु बर्बादी। अंटार्कटिक तेल मानवता के संघर्ष का प्रतीक बन गया। संयम बनाम उपभोग। बहस तेज थी, दांव अस्तित्वगत थे। दुनिया का बुखार बढ़ गया, जो अंतिम जंगली जगह की लड़ाई में परिलक्षित हुआ। वोस्टॉक टॉय स्टेशन रातों रात एक किला बन गया। स्पेट्सनाज के सैनिक गश्त कर रहे थे। वैज्ञानिकों पर नजर रखी जा रही थी और शक बढ़ रहा था। खुफिया एजेंसियां घेरा डाले हुए थी। सैटेलाइट, जासूस और साइबर हमले सभी रूसी कैंप पर केंद्रित थे। अन्य शर्मा ने खुद को अलग थलग पाया। दिमित्री के साथ उनका विश्वास संदेह के कारण खत्म हो रहा था। हर खराबी को तोड़ फोड़ माना जाता था। हर गड़बड़ी एक संभावित हमला। जासूसी का शीत युद्ध अंटार्कटिका तक आ गया था।
एक रात एक पेरीमीटर अलार्म ने अराजकता पैदा कर दी। बर्फ में निशान, लेकिन कोई अपराधी नहीं। क्या यह एक प्रतिद्वंद्वी एजेंट था या सिर्फ एक पेंगुइन? किसी को नहीं पता था, लेकिन तनाव बढ़ गया। वैज्ञानिक एक छायादार खेल में प्यादे बन गए। अंटार्कटिका के भविष्य के लिए लड़ाई अब चुप्पी और संदेह में लड़ी जा रही थी। खबर ने दुनिया की राजधानियों को एक झटके की तरह मारा। वॉशिंगटन में आपातकालीन बैठकें शुरू हुई। अमेरिका ने रूस की निंदा की, लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए रणनीति बनाई। बीजिंग ने सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि अवसर देखा। चीन ने मॉस्को से संपर्क किया, जबकि चुपचाप अपने जहाज दक्षिण भेजे। भारत ने संयम बरतने का आह्वान किया। यूरोप ने भी संयम का आह्वान किया, लेकिन पर्दे के पीछे वे प्रभाव के लिए होड़ कर रहे थे। अंटार्कटिक संधि दबाव में टूट रही थी। राष्ट्रों ने सिर्फ तेल के लिए नहीं, बल्कि लाभ के लिए होड़ लगाई। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा शतरंज का बोर्ड बन गया। पुराने नियम खत्म हो गए थे। एक नया ग्रेट गेम शुरू हो गया था। हर शक्ति टेबल पर एक सीट चाहती थी। बर्फ पतली थी और महत्वाकांक्षा भारी। क्रेमलिन में अंटार्कटिक डेटा एक स्क्रीन पर चमक रहा था। राष्ट्रपति पेट्रोव और उनके सलाहकारों ने सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि दुनिया को नया आकार देने का एक मौका देखा। कमरा रूसी पाइपलाइनों के विजन से गूंज रहा था, जो वैश्विक ऊर्जा को नियंत्रित करेंगी। मॉस्को कीमतें तय करेगा और शक्ति का एक नया युग शुरू होगा। लेकिन वास्तविकता सामने आई। अंटार्कटिक संधि दुनिया इसे उपलब्धि नहीं, बल्कि आक्रामकता के रूप में देखेगी। रणनीति बदल गई। वे खबर लीक करेंगे, इसे एक वैज्ञानिक चमत्कार के रूप में पेश करेंगे, एक ऐसा संसाधन जो दुनिया के ऊर्जा संकट को हल कर सकता है। रूसी सरलता पूरी मानवता की सेवा में। सरकारी मीडिया को हरी झंडी मिल गई। घंटों के भीतर हेडलाइनें छा गईं। अंटार्कटिक बर्फ के नीचे विशाल तेल भंडार की खोज। दुनिया का ध्यान जमे हुए महाद्वीप पर टिक गया। क्रेमलिन का संदेश बाहर था। वैश्विक कूटनीति के शांत पानी में गिरा एक पत्थर। इसकी गूंज जल्द ही एक तूफान बन जाएगी। बंद दरवाजों के पीछे असली खेल शुरू हुआ। खोज को वैश्विक विरोध को भड़काए बिना प्रभुत्व में कैसे बदला जाए। खबर को सावधानी से मैनेज किया गया, लेकिन सच्चाई इतनी बड़ी थी कि उसे छिपाया नहीं जा सकता था। दुनिया की ताकतें चुप नहीं बैठेंगी। अंटार्कटिक का रहस्य अब एक वैश्विक संकट था। शक्ति का संतुलन बदल गया था और हर देश देख रहा था। क्रेमलिन ने दुनिया की प्रतिक्रिया का इंतजार किया, यह जानते हुए कि यह तेज और भयंकर होगी। बर्फ के नीचे का तेल अब सिर्फ एक संसाधन नहीं था, यह एक हथियार था। पहला कदम उठाया जा चुका था। दुनिया जवाब देगी। अंटार्कटिक की मासूमियत का युग खत्म हो गया था। 16 अगस्त 2025 अंटार्कटिका के अथाह सफेद में एक रूसी रिसर्च टीम शांति से काम कर रही थी, सभ्यता से बहुत दूर। डॉ. अन्या शर्मा, एक भारतीय भूभौतिक विज्ञानी, और डॉ. दिमित्री वोल्कोव, उनके रूसी लीड, महीनों से ड्रिलिंग कर रहे थे, आधिकारिक तौर पर बर्फ के कोर के लिए। लेकिन डेटा कुछ और ही इशारा कर रहा था। डीप अर्थ सोनार ने विसंगतियां दिखाई, ऐसे सिग्नेचर जिनकी कोई व्याख्या नहीं थी। ड्रिल बिट ने प्राचीन बर्फ को छेदा, फिर बेडरॉक को। अचानक प्रेशर और केमिकल सेंसर बढ़ गए। ये मीथेन नहीं था, ये कुछ ज्यादा घना था कच्चा तेल। बर्फ के नीचे एक विशाल अछूता भंडार। इस बात का एहसास होने पर खुशी नहीं हुई, बस डर लगा। उन्होंने एक ऐसा राज खोज लिया था जो दुनिया बदल सकता था या उसे तबाह कर सकता था। अंटार्कटिक संधि शोषण पर रोक लगाती थी, लेकिन यह एक भू राजनीतिक भूकंप था। दिमित्री की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। डेटा ट्रांसमिट करो, इसे एनक्रिप्ट करो, क्रेमलिन को भेजो और किसी को नहीं। अन्य झिझकी। नाजुक इकोसिस्टम, बढ़ते समुद्र, दुनिया के बुखार के बारे में सोचते, लेकिन उसने बात मानी। वह डेटा भेजा जो दुनिया के पावर और लालच के नक्शे को फिर से बनाएगा। राज खुल गया था। जमी हुई रात में मॉस्को की तेजी से बढ़ रहा था। बर्फ ने लाखों सालों तक अपना राज छुपाया था। अब यह मानवता का बोझ था। अंटार्कटिक का सन्नाटा टूट गया था, जश्न से नहीं, बल्कि जो उन्होंने खोजा था उसके बोझ से। ट्रांसमिशन पूरा करते ही अन्या के हाथ कांप रहे थे। दिमित्री मॉनिटर को खोल रहा था, जानता था कि दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। बाहर हवा चीख रही थी, उस तूफान से बेखबर जो उन्होंने पैदा किया था।
बर्फ